तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है कि मार्कोव चेन क्या है या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है। एक ये नोटेशन देखा था हमने कि जैसे पी आई जे सिंपली लिखते हैं तो इसका मतलब यही है कि पी आई जे वन, तो वन नहीं भी लिखा गया मतलब वही है कि वन स्टेप की बात कर रहे हैं। तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग टू स्टेट जे फ्रॉम स्टेट आई इन वन स्टेप। यही है कि आई से जे वन स्टेप में पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये इसका नोटेशन एंड सो ऑन। बाकी भी आप ऐसे ही जानते हैं। सो जैसे अब जैसे हम लोग लिखते थे मैट्रिक्स, तो पी आई जे अगर मैं यहाँ पे के लिख दूँ तो इसका मतलब होगा, है ना, यही चीज़ है, के तो सेम ही हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग टू स्टेट जे फ्रॉम स्टाई इन के स्टेप, है ना, एग्जैक्टली के स्टेप। तो ये नोटेशन है ना। अब एक नया नोटेशन हम लोग लिखेंगे, जैसे फर्स्ट पैसेज टाइम या हीटिंग टाइम, है ना, हीटिंग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, कुछ बुक में अलग लिखा हुआ है। सो क्या लिखते हैं ये लोग, फर्स्ट एंट्रेंस। तो सिमिलरली एक हमारे पास अभी नोटेशन आएगा एंड दैट इज एफ आई जे, हम लोग ये यूज़ करेंगे। सो यहाँ भी मीनिंग वही है, एफ आई जे वन। सो क्या मीनिंग होगा, जैसे हमने पी आई जे का मीनिंग बताया, तो सिमिलरली एफ आई जे वन का मीनिंग क्या होता है। एफ यहाँ मीनिंग है फर्स्ट, है ना, वहाँ पी प्रोबेबिलिटी था, मतलब यही प्रोबेबिलिटी ही है, बट एफ जस्ट नोटेशन है इन रिलेशन टू। तो इसमें यह है कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जे पे पहले आना है या नहीं आना। हो सकता है जे पे आने के बाद वापस हम जैसे ये के स्टेप में आना है, तो हो सकता है कि अगर उसी स्टेप में बीच में 4 बार आ गया हो के स्टेप में आने से पहले। बट यहाँ पे क्या है कि वन स्टेप में आपको आई से जे पहुँचना है और जे पे पहली बार ही पहुँचना है ना। तो इसको अगर मैथमेटिकली बुक के लैंग्वेज में लिखे तो ये लोग क्या कहते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट इट रीचेज द स्टेट के फॉर द फर्स्ट टाइम, हाँ, फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, या फर्स्ट पैसेज प्रोबेबिलिटी या हीटिंग प्रोबेबिलिटी, ऐसे कुछ अलग अलग टर्म्स हैं बुक में। तो इसमें क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग टू स्टेट जे फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, जे फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम स्टेप आई, है ना, इन एग्जैक्टली वन स्टेप। इसका मतलब होगा इन एग्जैक्टली वन स्टेप। सिमिलरली जब हम ये नोटेशन यूज करेंगे, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं कि मान लीजिए यहाँ पे मैं के लिख दिया, सो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग स्टेट जे फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम स्टेट आई इन एग्जैक्टली के स्टेप्स। सो ये है नोटेशंस। किसी को क्वेरी हो तो पूछिए। है ना, वो ट्रांजिशन था, स्टेप मतलब ट्रांजिशन, है ना, वही है। तो
जैसे एक दो क्वेश्चंस देखो तो आपको समझ आएगा। जैसे हम अगर सिंपली किसी क्वेश्चन में ये जस्ट फाइंड करने की कोशिश करें, कोई भी टीपीएम उठा लो, है ना। एक तो ये पता नहीं कल क्या आया था, तो ओके, मान लो अगर यही टीपीएम उठा ले हम, अगर कि उसमें सर प्रोबेबिलिटी 2024 वाला भी करा देना। कौन सा? 2024 में एक आया था। हाँ हाँ, वो तो सारे क्वेश्चन होंगे, अभी थोड़ा पेशेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे अभी मुझे अगर चाहिए इसका, आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 4 स्टेट है, लेट से अभी के लिए मान लो ये ना 1 2, एक मिनट, एक है ना, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये है 2 3 4। नाउ क्या करना आपको कि आपको जैसे अगर फाइंड करना है P11, तो ये क्या होगा? अच्छा इधर ट्रिवियल है ऐसे, बताओ फिर भी। P11 का क्या मतलब होता है कि 1 से 1 जाना है 1/2। एक स्टेप में। तो एक इससे बेटर एक ट्रांजिशन डायग्राम बना लेते हैं, तो देखने में आसानी रहेगी। तो जैसे 1 2, मान लो यहाँ 3 4 ऐसे कर लें, तो यहाँ पे 3 4 तो अलग वो बना रहा होगा ना, बस 2 से 3 पे जा सकते हैं। चलो मान लो ऐसा है, तो 1 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो भी है रहने दो। और लिखना है तो 1/2। 1 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो 1 का ख़त्म हो गया। 2 से 1 पे जा सकते हैं 1/2, 2 से 2 पे वापस आ सकते हैं 1/4, एंड 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3 जा सकते हैं आप। तो 2 से 3 जा सकते हैं 1/4, 3 से 3 जा सकते हैं 1/4, एंड 3 से 4 जा सकते हैं आप। सो हम लोग ऐसा लिख रहे हैं 3 से 4 जाने का 3/4, एंड देन 4 से सिर्फ 4 में जा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में करता तो हाँ, स्ट्रेट लाइन में आ जाए। स्ट्रेट लाइन 1 2 3 4। ये 3 से 4 की बात कर रहे हैं? नहीं, 1 2 3 4 सब स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा आसानी से। अच्छा वैसे कर रहे स्ट्रेट लाइन में, हाँ वही बात बराबर ही है, कैसे भी कर लो। हाँ ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 4 से, है ना, 3 से 4 में जा सकते हैं, 4 से 3 में नहीं आ सकते। वो स्ट्रेट लाइन में भी शायद आसान होता, तो वो ही बना सकते हैं, वो शायद इजी हो, कैसे भी बना लो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे बना के चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 से 4। तो अभी के लिए देखो, अभी आपको अगर बताया जाए, जैसे इसमें पूछा जाए P11 जैसे है अभी के लिए, जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए, और F11 क्या होगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सेम 1/2। बाकी लोग बताइए। 1/2 ठीक है, सेम ही होगा। तो हमें एक स्टेप में आना है उसको वापस निकल के, तो यहाँ लूप है ना, तो उससे निकलने के बाद एक स्टेप पे, ये तो ठीक है। जैसे अभी ये 1/2 1/2, इसी में अगर हम देखें कि P12 एंड F12, तो यहाँ भी कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो 1 स्टेप लिख रहे हैं, है ना, ये चेक कीजिए। सेम आएगा। बाकी लोग देखिए, तो 1 स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। जैसे अभी बात करें हम अगर यहाँ तक ठीक है।
1 से 2 आना है एक स्टेप में, तो 1 से 2 एक स्टेप में, फिर भी हाफ है। और यहाँ पे है कि 2 पे आना है जस्ट, यहाँ पे फर्स्ट अकरेंस होगा, तो ये भी 1/2 ही होगा। 1 से 2 एक स्टेप में आना है। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट करते हैं। अब इस 1 स्टेप को हम 2 स्टेप कर देते हैं, जैसे अभी जो लिख रहे थे ना, इसी में अभी P11 इन 2 स्टेप, F11 इन 2 स्टेप, देन P12 इन 2 स्टेप, F12 इन 2 स्टेप। बताइए। फर्स्ट का 1/4 आएगा। ओके। 1/4 ही आ रहा है। तो फर्स्ट का P11 2 स्टेप में आना है, तो P11 का क्या मतलब है कि, सॉरी, P11 1/2 आएगा। है ना, P11 2 स्टेप में आना है, तो आपको सोचना होगा क्या क्या कर सकते हो। एक तो 1 पे ही लूप ले सकते हो आप, क्योंकि ऐसा रेस्ट्रिक्शन है नहीं कि फर्स्ट टाइम आना है। सो 1/2 इंटू 1/2 प्लस, और एक क्या हुआ, 1 पे ही डबल लूप ले लिया। और दूसरा है कि 1 से 2 पे जाए, फिर 2 से 1 पे आए, तो ये 1/2 आ जाएगा। जबकि आप अगर ये निकालोगे F11 इन 2 स्टेप, ये क्या आएगा? 1/4। तो यहाँ पे एक रास्ता बस ये है कि 1 से 2 पे जा सकते हो, 2 से 1 पे। आप लूप नहीं ले सकते, बिकॉज F का मतलब फर्स्ट, सो 1 से निकल गए तो अब 2 स्टेप बाद भी 1 पे आना है, ये चीज़ है। सो इसमें जस्ट एक रास्ता आपके पास है, यहाँ से यहाँ तक आना। तो ये 1/2 इंटू 1/2 जो कि 1/4 हो जाएगा। जैसे P12, तो ये तो आ गया 1/2 1/4। P12 2 स्टेप में, 1 से 2 जाना है 2 स्टेप में। यहाँ पर 1/4 1/2 आएगा सर। 1/4 सर 1/4। सर, एक बार लूप ले लेगा, उसके बाद चला जाएगा। दूसरे वाले में सेल्फ लूप भी आएगा ना सर, वहाँ पर ऐड हो जाएगा। आंसर बताइए क्या आएगा, वो डिस्कस पहले आंसर बताइए। P12 3/8 आएगा, और F12 2 स्टेप्स में 1/4, 3/8 एंड 1/4। कैसे? 1 से 2 जाना है मुझे 2 स्टेप में, तो एक तो 1 पे लूप ले सकता है, फिर 2 पे जा सकता है। दूसरा रास्ता है कि 1 से 2 पे जाए, फिर 2 पे लूप ले ले, है ना। एक तो 1 पे ही लूप ले सकता है वो, तो पहले 1 पे ही लूप ले ले, फिर वापस 2 पे जाए, तो ये 1/4 हो गया, है ना। बाकी लोग सही है, सोच नहीं रहे, बस तुक्का लगा रहे देख के जल्दीबाजी में। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे होगा कि एक तो 1 पे लूप ले ले, फिर 1 से 2 पे जाए, तो एक रास्ता ये है। सो 1/2 इंटू 1/2 1/4। दूसरा है 1 से 2 पे चले जाए, फिर 2 पे लूप लेके वापस 2 पे, क्योंकि P12 का मतलब 1 से 2 पे आना है 2 स्टेप में, चाहे उससे पहले 2 पे कितनी बार आ गया उससे कोई टेंशन नहीं है। P12 में, Pij में। सो ये एक होगा 1 से 2 जाए, 2 पे फिर लूप ले ले, तो एक तरीका ये है। तो 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/4, जो कि होगा 1/8। तो ये 1/8, तो फाइनली 3/8 होगा। और कोई रास्ता है नहीं। F12 समझिए आप, 1 से 2 पे, तो 1 से 2 पे जाना है, लेकिन फर्स्ट एंट्रेंस होगा 2 पे, है ना। सो 2 पे फर्स्ट एंट्रेंस होना चाहिए, तो उससे पहले कितनी बार भी इधर उधर घूम सकता है, लेकिन 2 पे पहली बार रीच करेगा वो। फर्स्ट एंट्रेंस एट 2, है ना, ये फर्स्ट पैसेज प्रोबेबिलिटी एट 2। तो एक 1 पे लूप लेके वापस 2 पे जा सकता है, यही एक रास्ता है, क्योंकि 2 पे फर्स्ट एंट्रेंस होगा 2 स्टेप बाद, तो ये 1/4 है।
तो इस तरह से निकाल पाओगे। तो ये नोटेशन ये समझाना चाह रहा हूँ, बाकी किसी को डाउट हो तो पूछिए। तो ये तो जैसे एक नोटेशन था, जो भी नोटेशन उन्होंने एक्सप्लेन किया, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो नहीं नहीं, अभी कोई फॉर्मूला नहीं, अभी जैसे हम मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी आगे आएंगे, अभी जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा पेशेंस रखो, आगे जब चीज़ें कंप्लीट होंगी फिर डिस्कस करेंगे। अभी शुरू ही हुआ है, अभी ख़त्म मत कर दो। सो जैसे सिंपली अगर रिमार्क में पूछा जाए लाइक जैसे मान लीजिए PII जनरली क्या होता है, और FII ये जनरली ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्या आएगा, ऐसा कुछ है। अच्छा, जीरो स्टेप में अगर बात करें तो क्या होगा, अगर यहाँ बात किया जाए जीरो स्टेप में, ये तो ट्रिवियल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, PII इन जीरो स्टेप एंड FII इन जीरो स्टेप, इसकी कई बार आगे जरूरत पड़ेगी, कुछ थ्योरम्स आएगा उसमें जरूरत पड़ जाएगी कई बार। तो ये बिल्कुल रिमार्क टाइप का है। सो आई स्टेट से आई स्टेट पे जाना है जीरो स्टेप में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? सेल्फ लूप भी आएगा ना सर वहां पर? 0 आएगा। नहीं नहीं, ये मैं किसी क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा हूँ, इन जनरल पूछ रहा हूँ, किसी भी रिमार्क है ये, कहाँ पे सेल्फ लूप आएगा? फिर इसका प्रोबेबिलिटी तो 1 होगा ना, लाइक जीरो स्टेप में, मतलब करंट स्टेज में तो अगर आई पे है तो आई पे ही रहेगा। हाँ वो तो है ना, तो ये तो आई पे है तो आई पे ही रहेगा, और इसमें एंट्रेंस का चक्कर तो है नहीं। FII इन जीरो स्टेप, ऐसे कुछ बोलना संभव है कि आई से आई जीरो स्टेप में कैसे, क्योंकि वो आई पे तो है ही ऑलरेडी। तो आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर ये हम लिखे आई टू आई इन जीरो, तो आई पे तो ऑलरेडी है ना, बट फर्स्ट एक्रेंस का क्या यूज़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो हम आगे बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो इसका कोई आई थिंक ये इरेलीवेंट होगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सर ऐसा हो सकता है कि वो एब्जॉर्बिंग स्टेट हो। तो एब्जॉर्बिंग स्टेट में जीरो स्टेप में क्या फ़र्क पड़ेगा एब्जॉर्बिंग से? सर मतलब वो एब्जॉर्बिंग स्टेट में सेल्फ लूप ही आता है और अदर एंट्री 0 होती है, तो सारी प्रोबेबिलिटी अपनी तरफ ही लेता है ना, तो इसका तो मीनिंग यहीं पे वही हो रहा है कि मतलब PII 0। ये सेल्फ लूप सर नहीं है वो तब भी आंसर वन ही आएगी, अगर सेल्फ लूप नहीं है ना तब भी ये आंसर वन ही रहेगी। सर वो FII स्टेप 0 है, वो में भी 0 होगा क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है वो। जीरो स्टेप में आई स्टेट में है तो फास्ट रीचिंग आई स्टेट में होगा, वो तो इम्पॉसिबल होगा, 0 नहीं होगा। फर्स्ट एंट्रेंस एट आई इन जीरो स्टेप, है ना, फर्स्ट तो एंट्रेंस इम्पॉसिबल इवेंट इन आई इन जीरो स्टेप, तो वो तो ऑलरेडी वहाँ पे है और बाहर तो यस निकल भी सर। नहीं रहा, है ना, और हाँ जीरो स्टेप इम्पॉसिबल में है। इवेंट। और वो ऊपर वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो श्योर इवेंट है, हम्म तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है। और हाँ वो तो ठीक है, देखते हैं इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी तो मैं लिख रहा था एक थ्योरम है, एक तो हमने कल एक थ्योरम लिखा था ना, चैपमैन कोलमोग्रोव इक्वेशन, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसी को दूसरे तरह से लिख रहा है कि वी कैन राइट दैट इक्वेशन एज, हमने एक लिखा था ना जो था एक्चुअली क्या ना, ऑप्शंस में ये सब लिख देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस, ये स्टेटमेंट लिख देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग द चैपमैन कोलमोग्रोव इक्वेशन, ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ये तो हमने लास्ट टाइम लिखा था, और इसी का एक्सटेंशन जैसे है तो हमने ये लिखा था कि लाइक जो PIIN है या IJ है ना, PIJ, सो I to J जाना है, स्टेट I to स्टेट J जाने की प्रोबेबिलिटी
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग स्टेट जे फ्रॉम स्टेट आई इन एन स्टेप दिस, तो ये हमने लिखा था कि समेसन यू कैन रीच टू स्टेट के फ्रॉम आई इन आर स्टेप एंड देन के टू जे इन रिमेनिंग स्टेप, है ना. एंड हेयर के कैन वेरी, के कैन टेक वैल्यू, नहीं किसके समेसन लगाओगे यहाँ पे, है ना, K के पे कोई सर, भी K पे स्टेप, भी होगा। तो स्टेट जो भी होगा, तो यहाँ पे स्टेट स्पेस मैं ले रहा हूँ, स्टेट स्पेस इज 1 to up to m, है ना. यहाँ होगा r जो भी आप ले लो, है ना, फॉर r जो है यहाँ पे r कुछ भी ले सकते हो, फॉर ऑल r, तो ये इक्वेशन है, r कुछ भी है ना, तो फिक्स कर दिया. बिटवीन r को क्या लिख सकते हैं, 1 to n, ऐसा कुछ कर लो फिक्स, या 0 to n, 0 भी कर सकते हो, 0 क्या 1 to n -1 ले लो. तो ऐसा करते हैं, ये इसी को है ना, जैसे तुम देखोगे ऐसा लिखा रहता है कि पी आई जे एन कैन बी रिटर्न एज पी आई के इन वन स्टेप एंड पी के जे इन रिमेनिंग इन -1 स्टेप, के फ्रॉम 1 to m. m है नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ स्टेट इन द स्टेट स्पेस. अच्छा, इसी को ये लोग दूसरे तरीके से लिखते हैं कि दिस कैन बी रिटर्न यूजिंग एफ आई जे. तो एफ आई जे के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, सर ऐसे हो जाएगा, एफ आई के के फिर पी के जे n-1, क्योंकि के टाइम्स में फर्स्ट टाइम ही एक बार में ही जा पाएगा, के स्टेप्स में आई टू के. लेकिन ये के टू के लिख रखा है, एफ आई के और पी के हो जाएगा, के है ना. सो क्योंकि ये रिलेशन जो दे रहा है थ्योरम, फर्स्ट एंट्रेंस थ्योरम इसका नाम है, जो आगे हम लिखने चाह रहे हैं. सो उसका नाम जो इसने लिख रखा है, इसमें आपका जो बुक थ्योरम का नाम है, सो दिस इज, इसको बोलता है फर्स्ट एंट्रेंस थ्योरम. मतलब ये थ्योरम का ऐसे नाम रखा है. इसमें ये कहता है कि वेन एवर वट एवर बी द स्टेट जे एंड के, तो कह रहा है कि पी आपको जे से के में जाना है, जैसे ये तो बुक में लिख रखा है पी जे टू के आपको जाना है एन स्टेप में. तो अभी जो हमने लिखा था वो तो सिंपल वही, या आई जे मैं लिख रहा हूँ तो आई जे ही फॉलो करता हूँ. तो जो भी पीछे मैंने आई जे नोटेशन यूज़ किया, तो पीछे जो हमने लिखा कि ऐसा हो सकता है आई से के पे जाओ आर स्टेप में, एंड के से जे पे जाओ n-r स्टेप में. और यहाँ पे जो ये था कि के कैन बी एनी स्टेट फ्रॉम 1 to m, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेट स्पेस फिक्स कर रहा हूँ 1 से m. बाकी बुक में हो सकता है 0 to n ले, या जो भी स्टेट लेता है उसके अकॉर्डिंग समेसन आएगा. अब ये बोल रही है, तो पिछला थ्योरम था. अब ये बोल रहा है कि नाउ हम क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज पी आई जे इन स्टेप में है, तो ये कह रहा है वी कैन राइट एफ आई जे, यही ना, एफ आई जे पहुंच जाए हम लोग आर स्टेप में, है ना. स्टेप्स फर्स्ट टाइम. तो मतलब हमें आई से जे में पहुंचना था एन स्टेप में एक्चुअली, चाहे मैं जे पे कितनी बार भी पहुंच जाऊं. सो आई टू जे पहुंचना है एन स्टेप में. अभी क्या हुआ, आई टू जे हम पहुंच रहे हैं आर स्टेप में, तो जे पे तो पहुंच गए एक्चुअली. अब ये तो फर्स्ट एंट्रेंस आर स्टेप में है. हाँ, सिग्मा आर पे लगाएंगे ना, क्या करेंगे, आर पे लगाएंगे सर, सिग्मा आर पे लगाएंगे ना इसमें. रुकिए अभी. हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, सो नाउ इट इज पी. अब कह रहा है जे पे आप लूप ले सकते हो, यही ना, पी जे टू जे हाँ, n-1. n -r, क्योंकि मैं आप आर लिखा हूं, तो ये जे पे अब लूप लेगा, है ना, n-r टाइम. हाँ, अब जो कह रहे हैं अब समेसन आर पे आएगा, क्योंकि यहाँ के कोई नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है,
सो हेयर समेशन विल बी ऑन आर। आर क्या है, आर कितने स्टेप हो सकता है, आर तो स्टेप है ना, कितने स्टेप में आप पहुंच रहे हैं उस पर कितना हो सकता है। एन स्टेप होता है R1 टू एन 0 to n। तो यह अच्छा आई जे था ना, एफ आई जे जीरो क्या होगा, फिर उसकी जरूरत लिख पड़ेगी ना, देखते हैं। सो आर यहाँ 0 to n हो सकता है कि, तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, जो मैं वहाँ लिखना चाह रहा था, हमें जरूरत पड़ेगी एफ आई जे जीरो की, है ना। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, एंड देन एक टाइम अगर n हो गया तो बनेगा पी जे जीरो की, जो हम वहाँ लिखना चाह रहे थे ना। तो इसको जब खोलेंगे ना तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, एफ आई जे जीरो और पी जे एन, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आ जाएगा। जब लास्ट स्टेप लिखेंगे इसमें समेसन में, तो एफ आई जे एन वो ठीक है, पी जे जीरो आ जाएगा। तो ये थोड़े नॉन ट्रिवियल है, बाकी तो टीपीएम से आ जाएगी, बाकी जो भी जरूरत है वो सब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से मिल जाएगा या ट्रांजिशन डायग्राम से आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, सो एफ आई जे जीरो क्या होगा और पी जे जीरो क्या, ये तो अभी आपने बताया था आप लोगों ने पीछे, है ना। सो दिस वॉज, अभी जो हम लिख रहे थे यहाँ पे, कहाँ गया, तो एनीवे हाँ कितना आया था, ये वाला हम लिखा था ना कि जे से जे जाना है जीरो स्टेप में, तो ऑलरेडी जे पे तो है ही वो, तो दिस इज वन, है ना। सो जैसे उन्होंने बताया था दिस इज वन, एंड एफ आई जे इन जीरो स्टेप, आई से जे में जाना है जीरो स्टेप में, आई जे डिफरेंट स्टेट है यहाँ पे, यहाँ हम फिक्स कर दे रहे हैं कि आई एन जे आर डिफरेंट स्टेट। देन अभी मैं बोल रहा हूँ कि आई एन जे डिफरेंट स्टेट है, तो ये जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो। क्योंकि आप आई से चल तो रहे नहीं, एक भी स्टेप ले नहीं रहे, तो आप जे पे कैसे पहुंचेंगे, ये है। सो दिस विल बी जीरो व्हेन आई इज डिफरेंट फ्रॉम जे, क्योंकि जे पे फर्स्ट टाइम रीच करना है, तो मैंने डिफरेंट कर दिया। सो दिस थ्योरम, ये इस फॉर्मूले का नाम है, दिस इज कॉल्ड, तो इसको हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, वी कैन यूज दिस इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो अगर ये सब पता है तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन जब आता है, तो कई बार ये डायरेक्टली आपसे ऑप्शंस में पूछ लेता है, जैसे अभी क्वेश्चन देखेंगे मिलेगा उस तरह से। कह रहा है इसी को एक्सटेंड करके दिस कैन बी रिटन एज, सर पिछला क्वेश्चन में एफ आई जे पी आई जे सेम था, तो वन स्टेप में हमेशा सेम ही रहता है ना। तो यहाँ पे जो है एफ आई जे वन और पी आई जे वन, इसमें क्या रिलेशन है, सेम होगा सर। है ना, एफ आई जे वन, सो एक ही स्टेप चल रहा है, और आई जे डिफरेंट स्टेट की बात कर रहे हैं अभी हम, तो यहाँ पर लिख देता हूँ आई एन जे डिफरेंट है। तो आई एन जे अगर डिफरेंट स्टेट्स है तो आई से जे एक स्टेप में जाइए, तो पी आई जे एफ आई जे सेम ही हो जाएगा, बिकॉज अगर पी आई जे लिखोगे तभी तो एक स्टेप ही चल रहा है, तो रिपीट तो होने का है नहीं कि अब यू विल रिपीट, तो ये सेम रहेगा, है ना। एफ आई जे वन विल बी सेम एज पी आई जे वन फॉर ऑल आई डिफरेंट दैन जे, एक तो ये आएगा। इस फॉर्मूले को ये लोग एक्सटेंड करके लिख रहे हैं, दिस कैन बी रिटन एज, जिसको फर्दर एक्सटेंड कर रहा है, तो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ 8 0 से स्टार्ट किया था ना, सो कह रहा है दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज पी आई जे इन एन स्टेप, फर्दर कैन बी रिटन एज, उसमें क्या किया एक टर्म खोल दिया, इसको पहला टर्म ओपन कर दो, पहला टर्म ओपन करोगे तो क्या बनेगा, वही किया है जी, पहला और लास्ट टर्म आई थिंक ओपन कर दिया है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को अलग कर दो, सो एफ आई जे जीरो एंड पी जे हम लोग आर को जीरो रख रहे थे, एन हो गया, प्लस लास्ट टर्म भी पहले लिख देता हूं, तो एन रखोगे, सो एफ आई जे एन लास्ट टर्म पी जे जीरो, यही होगा, बाकी बीच के टर्म्स हम लोग समेसन में ही लिख देते हैं, प्लस अब बीच में जीरो और एन वाला टर्म हमने पुट कर दिया, तो अब मेरा आर होगा 1 से n-1, ये फर्दर मतलब इसी फॉर्मूले को डिराइव किया है। तो यहां से होगा
ओके एक मिनट, तो क्या बचेगा पुट कर लीजिए। तो यहाँ से पुट करेंगे आप एफ आई जे, यहाँ पे हमने अभी आर ही रहेगा तो सेम ही चीज़, पी जे जे एन माइनस आर। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए, क्या बनेगा? तो ये एफ आई जे जीरो कितना आ गया? जीरो, वहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो टर्म गायब हो जाएगा, तो ये टर्म आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। और पी जे दिस, तो ये तो वन हो जाएगा, पी जे जीरो वन हो गया। तो इसी फॉर्मूले को ये ऐसा भी लिख रहा है ना, तो बाकी यही बच गया, तो इसको आप पहले लिख दो। सो ये आ जाएगा दिस एंड प्लस एंड दिस टर्म को आप यहाँ बुला लो, तो है तो सेम ही फॉर्मूला, बस इसको ऐसा कर दिया। अरे यार, तो ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को फर्दर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को ओपन करके ये वैल्यूज पुट कर दिया तो ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये जस्ट एक फॉर्मूला है, इसको आगे क्वेश्चन में देखते हैं। सो नेक्स्ट नोटेशन एक और कैपिटल एफ आई जे आएगा, इसको बोल रखा है फर्स्ट पैसेज टाइम, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो अभी के लिए पहले मैं इसकी बात करता हूं। ये एफ जे के एफ आई जे क्या नोटेशन है? कैपिटल एफ आई जे। तो ये जो नोटेशन है इसका मीनिंग बताता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट स्टार्टिंग विथ स्टेट आई सिस्टम विल एवर रीच टू स्टेट जे, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एवर रीचिंग टू स्टेट जे, ठीक है ना, स्टार्टिंग विथ स्टेट आई फ्रॉम स्टेट आई, ये मीनिंग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एवर रीचिंग स्टेट जे फ्रॉम स्टेट आई, मतलब आई से जे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एवर रीचिंग टू स्टेट जे फ्रॉम स्टेट आई, है ना, या बुक के लैंग्वेज ये लोग लिखते हैं कि क्या, द प्रोबेबिलिटी दैट स्टार्टिंग विथ स्टेट आई द सिस्टम विल एवर रीच टू जे। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? सो एफ आई जे, ये लिखता है समेसन स्मॉल एफ आई जे, यहाँ पे कोई नंबर ले लो, क्या लिखूं, चलो अभी के लिए आर, और आर की वैल्यू क्या हो सकती है? तो आर को आप चाहे आई से जे एक स्टेप में पहुंचे, एफ है तो फर्स्ट एंट्रेंस टू स्टेट जे, है ना। आई अगर आर को 1 रख दिया तो फर्स्ट 1 स्टेप में फर्स्ट एंट्रेंस होगा जे पे, आर को 2 रखा तो फर्स्ट एंट्रेंस जे पे होगा आफ्टर 2 स्टेप। अगर आर को 3 रखेंगे तो फर्स्ट एंट्रेंस टू स्टेट जे आफ्टर 3 स्टेप एंड सो ऑन। तो ये चलता रहेगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि एफ आई जे इन 1 स्टेप, एफ आई जे इन 2 स्टेप, एफ आई जे इन 3 स्टेप, दिस विल कीप गोइंग, ऐसा रहेगा। सर एवर रीचिंग का मतलब क्या है? मतलब एट द एंड पहुंचना है उसको जे पे, मतलब एट लास्ट जे पे पहुंचेगा, ये चीज़ है। कोई समझाओ अपने लैंग्वेज में एवर रीचिंग का क्या मतलब है? इंग्लिश का वर्ड है ऐसे तो तो इसमें रिपीट नहीं होगा क्या किसी स्टेट का? नहीं, रिपीट हो सकता है कि होगा। यहाँ पे है कि लेकिन जे पहली आपको बार आया। आई से जे पे पहुंचना है, चाहे आप 1 स्टेप में पहुंचो, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 स्टेप में, 5 स्टेप में, 10 स्टेप में, आई से जे पे अल्टीमेटली पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये है।
अच्छा, तो पी आई जे के बराबर हो गया ना? लेकिन पीआईजे में क्या है कि वन स्टेप पे पहुंचना होता है। नहीं नहीं नहीं, पी आई जे पावर एन में। नहीं, लेकिन वहां पे थोड़ा डिफरेंस है, वहां पे N प्रोबेबिलिटी से 1 से ज्यादा आ जाएगी। अगर वहां मैं सम करूँ ना, ये सम कभी 1 को एक्सीड नहीं करेगी, लेकिन वो जो सम होगा वो आपको 1 से ज्यादा भी आ जाएगा, क्योंकि वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे एंट्रेंस फिक्स नहीं है। वहां पे हो सकता है जे पे आप पहुंच गए तो आप जे पे वापस आते रहे, तो वो चलता रहेगा। एनीवे यहां पे एफ यूज हुआ है। बाकी लोग बताइए क्या होगा अगर यहां हम पी यूज करते, क्या सेम वैल्यू सेम मतलब होता? नहीं सर, पी में क्या है, एफ और पी में डिफरेंस क्या है? पी में है कि आप पहुंचने के बाद भी वहां पे जा सकते हैं वापस हाँ, वो घूम तो फिर के समझ आते। गया, वो स्मॉल ए आई और थिंक पी ये के बीच में जो पॉसिबिलिटी है रिलेशन आई है वो समझ गया। हाँ हाँ, आई थिंक ये पॉसिबिलिटी है आई टू जे इन 1 स्टेप्स 2 स्टेप्स 3 3 स्टेप, स्टेप्स, ऐसे कर करके फर्स्ट टाइम में हाँ कितनी पॉसिबिलिटी है एग्जैक्टली उसका सारे का सम। सम हो जाएगा। हाँ मतलब एक स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी प्लस 3 स्टेप में जाने की प्रोबेबिलिटी प्लस 4 स्टेप में फर्स्ट जाने की टाइम प्रोबेबिलिटी, लेकिन फर्स्ट अकरेंस में, हाँ फर्स्ट यस टाइम एंटर हो रहा है जे पे। मतलब यही बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आई से फिर जे सम पे हो जाना जाएगा। एग्जैक्टली 1 स्टेप में एंड फर्स्ट एंट्रेंस टू जे। यहाँ पे ऐसे आई से करते जे 2 में जाना स्टेप 2 स्टेप में एंड दैट विल द फर्स्ट एंट्रेंस टू जे। आई से जे जाना 3 स्टेप में एंड दैट विल बी फर्स्ट एंट्रेंस टू जे। तो आई से जे में पहुंचने की अल्टीमेट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम। इट मीन और ऑल पॉसिबल, हाँ जितने ऑल, भी पॉसिबल है और सबका जितने पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेप्स में। और इसमें क्या है ना कि जे पे एक बार पहुंच गए तो गेम स्टॉप हो गया। पी वाले में दिक्कत क्या है, जे पे पहुंच गया ना, वापस घूम के हाँ, फिर आएगा, वो फिर वापस घूम जा सकता सकता है, है। तो वो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा। एक्चुअली ये एक एंडिंग प्रोसेस रहेगा। तो ये प्रोसेस कब एंड हो जाएगा, जहां पे आप जे पे पहुंच गए प्रोसेस एंड हो गया। लेकिन पी वाले में दिक्कत क्या है कि आप जे पे पहुंच गए वापस आप घूम के आ सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे जो कि बहुत कॉम्प्लिकेट होगा कैलकुलेट करना। ये है। तो जो एक्चुअली जैसे हम लोग अभी डिफाइन करेंगे रिकरेंट स्टेट या ट्रांजिएंट स्टेट, जनरली इसी के थ्रू डिफाइन होता है ना जी। ये और भी तरीके हैं, एक तो इसके थ्रू शायद डिफाइन करते हैं, मतलब ऐसे तो देख के पता चल जाता है ट्रांजिएंट रिकरेंट जो है, लेकिन हम मैथमेटिकली भी डिफाइन कर लेते हैं। सो सर ये वर्ड थोड़ा अजीब सा है, एवर रीचिंग। नहीं, इसको थोड़ा गूगल कीजिए, आपको समझ आएगा गूगल क्या कहता है एवर रीचिंग। जरा ट्रांसलेशन देखिए इसमें क्या, डिक्शनरी क्या कहता है एवर रीचिंग का क्या मतलब है। एवर रीच स्टेट जे, विल एवर रीच स्टेट जे। अगर बुक के होगा लैंग्वेज, इसमें मतलब कि हमेशा वो पहुंचेगा जे स्टेट पे, हाँ, मतलब तो जैसे बुक का लैंग्वेज में ये बोलता है कि हमेशा जे स्टेट पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, क्या है। हाँ जेस्ट है ना, जैसे ये है कि सकते हैं ना, हम्म प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टीमेट रिटर्न, अल्टीमेटली वो पहुंच जाएगी वहीं पे। अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे ना। हाँ सर, वही लिखा है हाँ अल्टीमेटली भी बोल सकते हैं आप, है ना। हर बार ऐसा। तो प्रोबेबिलिटी अल्टीमेटली रीचिंग टू स्टेट जे, है ना। तो फ्रॉम स्टेट आई, या ये तो ऐसा बोल सकते हैं सर ये क्या लिखा आपने? अल्टीमेटली क्या, या उसमें वही लिखना देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टीमेटली रीचिंग टू, कैसे भी लिख लो अपने लैंग्वेज जो तुम्हें समझ आ रहा है वो लिख लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टीमेटली, सर यू होता है ना? हाँ ए स्टेट जे फ्रॉम स्टेट आई। क्या बोल रहे हैं आप, होता है। अच्छा ए लिख दिया, देखिए वो ए की तरह लग रहा है। स्पेलिंग, हाँ वो हो सकता है, वो मेरा इंग्लिश थोड़ा इतना ही, तरह लग रहा है। मेरी इंग्लिश ऐसे ही है ना, मैं उतना अच्छा हूँ नहीं इंग्लिश में, फिर भी ठीक है। एनीवे तो रीचिंग स्टेट जे फ्रॉम स्टेट आई, ठीक है ना, यही चीज़ है। तो वही बात है, एवर रीचिंग या अल्टीमेटली रीचिंग, ये सब इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आप देख। तो सो अल्टीमेटली रीचिंग या एवर रीचिंग प्रोबेबिलिटी इज दिस। अब इसके थ्रू अगर हम डिफाइन करें, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिकरेंट स्टेट, कैसे डिफाइन करते हैं। या 5G अगर 1 आ जाएगा तो रिकरेंट, अदरवाइज ट्रांजिएंट, है ना। ट्रांजिएंट। हम्म सो जैसे यहाँ पे अगर आप लिखेंगे डेफिनेशन, सो जो रिकरेंट का डेफिनेशन ये लोग लिखते हैं कि
मतलब इसके थ्रू अगर मैं डेफिनेशन रिकरेंट का डेफिनेशन लिखूं, सो रिकरेंट स्टेट का मैथमेटिकली जो हम डिफाइन करेंगे, सो ये आएगा, सो रिकरेंट स्टेट है ना, स्टेट। तो कोई स्टेट है, लेट्स से आई ही बोल दीजिए। सो स्टेट आई विल बी सेड या इज कॉल्ड रिकरेंट स्टेट इफ, है ना। दोनों तरफ होगा ना, इफ एंड ओनली इफ होगा ना। हाँ हाँ, डेफिनेशन है ना, इफ एंड ओनली इफ होगा, क्योंकि हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। सो यहां से आएगा स्टेट आई इज कॉल्ड रिकरेंट स्टेट। और भी दूसरा डेफिनेशन है, तो मैं अभी ये फॉलो कर रहा हूँ। बाकी से क्या होता है ना, कहीं पे एक डेफिनेशन होता है, बाकी थ्योरम्स होते हैं। तो जो इफ एंड ओनली इफ, कोई भी थ्योरम एज अ डेफिनेशन यूज हो सकता है। तो स्टेट आई इज कॉल्ड रिकरेंट स्टेट, लेकिन ये मेथड यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा किसी क्वेश्चन में, ये चेक करना रिकरेंट है कि नहीं, लेकिन डेफिनेशन मैथमेटिकली बता रहा हूँ, है ना। बाकी और भी तरीके हैं डिसाइड करने के। आई इज रिकरेंट स्टेट इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि डेफिनेशन सारी इफ एंड ओनली इफ होती है। कोई भी आप डेफिनेशन देखते हैं, सो ये 1 होगी, है ना। और ये था क्या, दिस वाज समेशन एफ आई आई आर आर फ्रॉम 0 to infinity, 1 to infinity ना, 1 to infinity, दिस प्रोबेबिलिटी इज 1। और जो ट्रांजिएंट स्टेट का डेफिनेशन है, सर एफ आई आई जीरो भी जीरो होगा। एफ आई आई जीरो हमने डिफाइन नहीं किया, एफ आई आई जीरो स्मॉल एफ आई आई जीरो ना। तो स्मॉल एफ आई आई जीरो का मतलब हो गया आई से निकल के आई पे आना जीरो स्टेप में। ये तो पी आई आई जीरो के बराबर ही नहीं हुआ। लग रहा है ऐसे तो, है ना। तो वैसे तो 1 ही हो जाएगा, इसलिए 1 वहाँ से स्टार्ट किया हमने, 1 से स्टार्ट किया है आर को। तो ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है जी। तो इसका डेफिनेशन सिंपल है कि स्टेट आई इज ट्रांजिएंट स्टेट इफ एंड ओनली इफ, ये जो एफ आई आई है ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होगी। अब इसी को आप इंटरप्रेट करेंगे, जैसे आप देखते हैं अलग अलग जगह लिखा रहता है कि इसको मैथमेटिक, अगर इसको लैंग्वेज में लिखे, जो हम लिख रहे थे, ये एफ आई आई क्या था, अल्टीमेटली रीचिंग टू स्टेट आई फ्रॉम स्टेट आई, है ना। सो व्हेन यू लीव स्टेट आई, you will return to state I, you will ever return to state I, this probability is 1, means it is recurrent state। इसमें क्या होता है कि that is probability of ever reaching to state I after leaving state I, है ना। is 1, या ultimately reaching to state I from state I when you leave state I is probability 1। तो it is sure that you will return to that state। अगर उस state को आप छोड़ देते हैं तो still जो आप ट्रांजिशन डायग्राम देखेंगे, so there will be, मतलब it will be certain that you will return to state I, then वो रिकरेंट स्टेट है। यहाँ पे क्या होता है कि एक बार स्टेट आपने बाहर निकल गए, so there is a probability that you will not return, या the returning the probability is less than 1, चांस श्योर नहीं है, it is not sure कि you will return to that state, तो वो ट्रांजिएंट है ना। the probability of ever returning to state I, ये तो ऐसे भी लिखते हैं ना, रीचिंग या क्या, रिटर्निंग बुक में ये भी वर्ड यूज होता है, ever returning to state I after leaving state I is 1। सो आई स्टेट को छोड़ देंगे, वापस पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 1 है, इट इज सर्टेन दैट यू विल रीच देयर, है ना। ये है, ये तो अभी डेफिनेशन है। रिकरेंट एफ आई आई जीरो भी हो सकता है क्या? नहीं, एफ आई आई सोचिए जीरो कब हो सकता है, आपको लगता है कभी जीरो होगा? जैसे लूप हो जाए, लूप अगर हर स्टेट में लूप हो जाए तो क्या होगा, हर स्टेप में लूप ही रहे, मतलब 3 स्टेट है, तीनों लूप है, 1 प्रोबेबिलिटी है खुद से खुद पे जाने की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई जैसे, मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।
तो क्या होगा उस केस में FII F11 बता दीजिए मान लो, F11 तो 1 ही हो जाएगा। वन हो जाएगा। है ना। तो F11 1 हो जाएगा, कैसे निकाल रहे हैं आप, कितने स्टेप में आएगा? 1 स्टेप्स में, बाकी स्टेप्स में 0 हो जाएगा। हाँ, एक स्टेप में तो 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो आई अरे थिंक वो 0 तो रिपीट नहीं आएगा ना, आई डोंट थिंक 0 आएगा। 0 हो सकता है किसी केस में, ऐसा 0 नहीं आएगा। ऐसा कोई केस होगा जहाँ 0 आ जाए, नहीं ना। 0 to 1 के बीच में होगा। एक इनइक्वालिटी यहाँ पे दे रखा है इन्होंने थ्योरम के तौर पे। इनइक्वालिटी ये है कि कह रहा है कि जो FIJ है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू समेसन, है ना। इसका एक्चुअल डेफिनेशन ये था, अब इसका इनइक्वालिटी लिख रहे हैं। जो वो कह रहे थे ना कि सर वहाँ, ये तो एक्चुअल डेफिनेशन था, FIJ R फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। सो ये डेफिनेशन लिखा हमने यहाँ पे। तो नाउ कह रहा है कि दिस विल बी लेस देन इक्वल टू समेसन PIJ R फ्रॉम 1 to infinity, and this will be more than equal to ठीक है, and this will be more than equal to maximum value of PIJN, जहां n is more than equal to 1। ठीक है, ठीक है। तो ये एक इनइक्वालिटी बता रहा है कि इससे तो ज़्यादा ही होगा और इससे कम होगा, तो इसलिए 0 तो नहीं आएगा, है ना। ये है। बाकी इसका जो मीनिंग है बुक में बता रहा है कि रिटर्न टू स्टेट I इज सर्टेन, है ना। सो I पे वापस आने की प्रोबेबिलिटी श्योर है ना। तो ये है रिकरेंट। और ट्रांजिएंट में कहता है कि रिटर्न टू स्टेट J इज अनसर्टेन, है ना। तो ऐसा लिखता है, ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, रिटर्न या रिटर्न टू स्टेट I, मतलब I लिख रहा हूँ, इज अनसर्टेन। और यहाँ पे है रिटर्न टू, तो ये बोल रहा है कि रिटर्न टू स्टेट I इज सर्टेन। यही अभी जैसे एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, अभी एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर फर्दर रिकरेंट स्टेट 2 पार्ट में डिवाइड होगा, तो नल रिकरेंट, पॉजिटिव रिकरेंट, तो वो भी डिस्कस करना अभी के लिए। हाँ रुकिए, तो सो अभी के लिए रुकिए 1 मिनट, इसको मैं तो बुला लेता हूँ। ये जैसा अभी सॉल्व कर लीजिए जस्ट, तो जी ठीक है ना। सो अभी के लिए ये देखिए जरा, इसको ट्राई करते हैं। सो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं। आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाइए और उससे देखते हैं। तो 2 ही वर्ड यूज़ किया ना अभी, तो रिकरेंट, ट्रांजिएंट, यही डिस्कस किया है। हाँ, तो भी 2 ही वर्ड है इसमें कि 1 3 रिकरेंट है, 2 ट्रांजिएंट है, 3 रिकरेंट है, 1 2 ट्रांजिएंट है, सब रिकरेंट है, ये रिकरेंट है, ये ट्रांजिएंट है। बताइए, तो इसका ट्रांजिशन डायग्राम बना दे। तो 1 2 3, तो 1 से 1 जाने की प्रोबेबिलिटी 0.7, 1 से 2 0.3, 1 से 3 नहीं जाएगा, 2 से 2 0.6, 2 से 3
0.4, ठीक है, एंड फिर 3 से 3 पे ही रह जाएगा, है ना। अभी ठीक है। तो 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3 नहीं था, 2 से 2, 2 से 3, 3 से 1। बोला कौन सा स्टेट रिकरेंट है, कौन सा ट्रांजिएंट है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो हम कल डिस्कस करेंगे, कल भी क्लास होगी, तो कल उसी टाइम पे होगी जो पहले होती थी। तो ऐसे ही आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए अगर 1 से निकल गया तो क्या लगता है 1 पे आना श्योर है। जैसे मान लो 1 से निकला 2 पे आ गया, 2 से 3 पे आ गया, 3 पे आ गया तो फंस गया ना। तो इसका मतलब है कि 1 तो ट्रांजिएंट हो गया, क्योंकि उसमें यह था कि वापस आने की प्रोबेबिलिटी श्योर है, श्योर तो नहीं है। 1 से 2 आया, 2 से 3 आ गया, 3 पे आके फंस जाएगा, फिर वापस नहीं जा पाएगा। तो 1 तो रिकरेंट नहीं है, 1 ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट है जी, 2 भी ट्रांजिएंट होगा, क्योंकि 2 से एक बार निकल गया, यहां आके फंस जाएगा, तो वापस तो आना इम्पॉसिबल हो गया। और 3 में क्या हो रहा है, 3 से अगर स्टार्ट करेगा तो 3 पे ही रहेगा, कहीं और जा ही नहीं सकता। तो 3 से 3 पे आने की प्रोबेबिलिटी श्योर है, क्योंकि बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो 3 इज रिकरेंट। एंड बाकी बी ऑप्शन ना, जो आप लोग क्या बता रहे, बी ऑप्शन। बी। हाँ, देखिए ऐसे एक थ्योरम है कि कोई भी फाइनाइट स्टेट मार्कोव चेन है, उसमें कम से कम एक स्टेट तो रिकरेंट हमेशा होगा। अगर काउंटेबल स्टेट स्पेस है तो जरूरी नहीं ऐसा हो, बट ये है कि फाइनाइट में हमेशा होगा, है ना। तो इसी कारण मैं अभी स्टॉप करता हूँ, क्योंकि 9:30 से एक सेशन है, तो इसलिए आज क्लास थोड़ा डिस्टर्ब। वन डाउट जी पूछिए। सर, एक डाउट। अगर स्टेट सेल्फ ऑब्जर्विंग हो और रिकरेंट ऑलवेज रिकरेंट होता है क्या? सेल्फ ऑब्जर्विंग हो, वैसे स्टेट 3 सेल्फ ऑब्जर्विंग है अच्छा, यहाँ पे तो सेल्फ, रिकरेंट। हाँ वो तो हो ही जाएगा ना, अगर सेल्फ ऑब्जर्विंग है तो हो जाएगा, हाँ, क्योंकि इसके बाद कोई रास्ता नहीं है ना। यस। हाँ सर। सर ठीक है ना। ठीक है सर। अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो 9:30 सेशन है, 2 मिनट बचा है, तो अभी ठीक है, अभी के लिए थैंक यू। हाँ, कल वही टाइम रहेगा 9:30 से 11:30, 9:30 11:30 कल।